वेलकम टू जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज हमारा जो टॉपिक है वो थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर में है। केयर ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या डिस्फोनिया, जो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें क्या है, द मेडिकल कंडीशन विच इन्वॉल्व माइल्ड एंड टेम्पररी और सीवियर एंड लॉन्ग टर्म शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टमक डिस्फोनिया एंड और एयर हंगर, जिसमें छोटा मतलब थोड़ा हल्का या फिर ज़्यादा या फिर लॉन्ग टर्म तक सांस लेने में जब दिक्कत आ जाती है, शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीदिंग में, तो उसको हम डिस्फोनिया या फिर एयर हंगर बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज यूटिलाइज इन अ प्रोब्ड अप पोजिशन विच इज़ अलाउड द यूज़ ऑफ कॉमन एज वेल एज एक्सेसरी मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। जब मतलब जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है, उसका जो प्रभाव है वो प्रोपोर्ड अब स्थिति में जो उपयोग किया जाता है, जो मतलब सामान्य एक साथ सांस लेने में जो मांसपेशियां उपयोग अनुमति उसको देता है। मोस्ट ऑफ द external muscles of the chest and even anterior abdominal muscle can help in breathing if the patient is adequately positioned. मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल मसल जो होती हैं हमारे चेस्ट की, इवन जो एंटीरियर एब्डोमिनल मसल है, वो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं इफ़ द पेशेंट इज़ एडुकेटली, यदि रोगी जो है पर्याप्त रूप से सीधा है तो उसमें भी उसको हेल्प मिलती है मोस्टली। इसके कॉजेज़ मतलब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे डिस्फोनिया के। ब्लॉक्ड एयरवे हो सकता है, मतलब जो हमारा वायु का मार्ग है वो रुक सकता है। एंजाइटी और स्ट्रेस, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है जिसमें नैरोइंग ऑफ द एयरवे होता है। हाइपोक्सीमिया होता है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल में, बिटवीन लंग्स और चेस्ट वॉल में एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड का बढ़ जाता है। न्यूमोनिया हो जाता है, रेडिएशन न्यूमोनाइटिस हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग आफ्टर रेडियोथेरेपी के बाद में जो लंग्स में जो है सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है। एनीमिया हो जाता है, लो आरबीसी जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ब्लड क्लॉट होने लगता है, ब्लड के थक्के जमने लगते हैं। हम इसमें क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्रोवाइड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, हम पेशेंट को दे सकते हैं। शी शुड इवेलुएट एंड ऑब्जर्व द एयर व्हेन ब्रीदिंग फॉर बेटर ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। हम पेशेंट को एवेलुएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उसको जो उसकी एयरवे है या ब्रीदिंग है वो बेटर होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए ऑक्सीजनेशन और उसकी वेंटिलेशन। उसको हमको अच्छे से प्रॉपर इवेलुएट और ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रॉपर पोजीशनिंग एयरवे एंड सिक्रीशन क्लियरेंस शुड बी यूज टू कीप द एयरवे ओपन। प्रॉपर पोजीशन में एयरवे और सिक्रीशन जो है और इसका क्लियरेंस जो है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। एयरवे एकदम से ओपन होना चाहिए, उपयोग जो उसका वो है वो अच्छे से मार्ग जो है सांस लेने वाला वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। She should place the patient in a suitable position to avoid aspiration. पेशेंट को जो है वो सावधानी पूर्वक जो suitable position लगे सही करे उसको वहाँ पे पेशेंट को लेटा देना चाहिए। और to avoid aspiration से जिसको तकलीफ़ हो रही है उससे उसको बचा देना चाहिए। She should reduce the demand and consumption of oxygen, limit activities, reduce fever and using breathing matter. उसका जो रिड्यूस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन उसको कम कर देना चाहिए। लिमिट एक्टिविटीज़, रिड्यूस फीवर को कम होना चाहिए, कर देना चाहिए। और यूज़ ब्रीथिंग मैटर को यूज़ करवा देना चाहिए। शी शुड गिव ऑक्सीजन थेरेपी को ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए ताकि उसका जो शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन में जो है उसको ब्लड की कमी आ गई है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी चाहिए। फिर हम हीमोडायनेमिक सपोर्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये कि शी शुड डिटेक्ट द पेशेंट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। पेशेंट के कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से मतलब देखना चाहिए उसको, रोगी के हृदय का स्वास्थ्य का जो है पता लगाना चाहिए। शी शुड प्लेस द पेशेंट इन अ पोजीशन मेंटेन परफ्यूशन।
जो पेशेंट को है परफ्यूजन में बनाए रखना चाहिए। शी शुड असेस फ्लूइड स्टेटस एंड गिव फ्लूइड थेरेपी टू एनहांस ब्लड फ्लो, परफ्यूजन एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। उसको फ्लूइड स्टेटस देख लेना चाहिए और उसको फ्लूइड की थेरेपी देनी चाहिए जब उसका ब्लड फ्लो में एनहांस कुछ भी जो ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए, ब्लड फ्लो करने के लिए। इफ़ एन कार्डियक इशू, कोई भी कार्डियक इशू को डिटरमाइन जब हम करते हैं तो शी शुड प्रोवाइड अ डायरेटिक और वैसो एक्टिव एजेंट जो है उसको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। प्रोवाइड कंफर्ट एंड मैनेज पेन। शी शुड रेगुलरली एनालाइज पेन एंड रिस्पॉन्ड टू बाई यूटिलाइजिंग पेन इवेल्यूशन टूल्स। उसको रेगुलरली पेन एनालाइज करना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि जो इवोल्यूशन टूल्स हैं उसमें पेन से यूटिलाइज़ करें। हर मैनेजमेंट प्लान शुड बी इंक्लूड पेशेंट और फैमिली उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए उस मैनेजमेंट में। ब्रीदिंग टेक्निक, पोजीशनिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड एविडेंस शुड ऑल्सो बी गिवन। उसको दे देना चाहिए ब्रीदिंग, पोजीशनिंग, डिस्ट्रैक्शन। When having palpative or breathless relating to anxiety or panic attack should be used। अगर उसको palpative, उसको देख लेना चाहिए कि वो breathlessness है, मतलब उसको चिंता घबराहट के दौरे जो संबंधित होती हैं, उसको सांस फूलने की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो है उसको ओपियोइड और वेंजोवाइड उसको दे देने चाहिए। मिनिमाइज मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन। शी शुड इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड अर्ली सिम्टम ऑफ स्पेसिस। मतलब उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए कि उसमें संक्रमण है तो उसके लक्षणों की शुरुआत जो है उसको मूल्यांकन करना चाहिए। शी शुड टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड द स्प्रेड, उसको बचाव रखना चाहिए इन्फेक्शन से। प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट। शी शुड इनकरेज द केयर गिवर टू स्टे एट बेड साइड। जो इनकरेज करना चाहिए ताकि वो जो उनके केयर गिवर या पेरेंट्स है वो उसके बेड साइड में रहें। शी शुड डेवलप अ सेंस ऑफ कंट्रोल बाय गिविंग चॉइसेस। मतलब जो उसके संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए उसे सावधानी पर, मतलब जो शी शुड डेवलप द सेंस ऑफ कंट्रोल और बाय गिविंग चॉइसेस, इसमें विकल्प हैं कि नियंत्रण को विकसित करना चाहिए। शी शुड रेस्पेक्ट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बिलीव ऑफ द पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। शी शुड आइडेंटिफाई एंड द कॉपिंग एबिलिटीज़ ऑफ द पर्सनल। शी शुड आइडेंटिफाई कर देना चाहिए और यूज़ द कॉपिंग एबिलिटीज़, उसके व्यक्तिगत की जो नकल क्षमता है उसको पहचानना चाहिए, उसको उपयोग करने चाहिए पर्सनल। फैसिलिटीज़ प्रोसीजर। शी शुड स्टार्ट एंड मेंटेन एनपीओ नथिंग बाय माउथ स्टेटस, इसको स्टार्ट देना चाहिए। शी शुड प्रोवाइड हेल्प एंड गेट प्रिपेयर फॉर मेथड लाइक चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, इंटूबेशन एंड निडल एस्पिरेशन, जो भी है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको तैयारी कर देनी चाहिए। शी शुड रिकमेंड फुल ऑफ विजिट विद अ स्पेशलिस्ट क्लिनिक और डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसको रिकमेंड जो भी विशेषज्ञ क्लिनिक है उसको सिफारिश करनी चाहिए ताकि उसकी जो डिसीज़ है उसको जो मैनेजमेंट है उसको जल्दी से जल्दी तैयारी करनी चाहिए, उसको प्रोसीजर्स को जो पेशेंट है उसको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। फिर है हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? तो द फंडामेंटल इंटरवेंशन ऑफ द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक pulmonary disease पेशेंट विद a high spinal cord lesion or having thoracic and abdominal surgery or bad renal are termed as breathing exercise और ventilatory ट्रेनिंग। इसमें जो है जो फंडामेंटल का इंटरवेंशन है या फिर जो मतलब इसमें एक्यूट मतलब कम और लंबे समय तक जो पुल्मोनरी डिसीज़ है पेशेंट को विद हाई स्पाइनल कोड लेसन जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रोगग्रस्त रोगी है जिसके सुरक्षा के जो फंडामेंटल इंटरवेंशंस हैं वो उसमें यूज़ कर देने चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि जो उसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर उसको कहा जाता है जो मतलब उसकी थोरेसिक और एब्डोमिनल की जो सर्जरी है या फिर वो बेड रिनर्ड है तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज या वेंटिलेटर ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो उसको ये जो है लंबे समय तक जो पेशेंट है वो स्पाइनल कोड लेसन होता है तो उसको बेड रिडन को हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज या वेंटिलेटिंग ट्रेनिंग कहा जाता है।
इसके क्या क्या पर्पस हो सकते हैं? टू एनहेंस वेंटिलेशन, टू मेंटेन इफेक्टिवनेस ऑफ कफ एंड प्रमोट एयरवे, टू अवॉइड पोस्ट ऑपरेटिव pulmonary issues, to increase the intensity and coordination of ventilation, to provide an enhanced chest and thoracic spine movements, to increase relaxation, relieve stress, to guide the patient in handling dysphonia episodes, to help in eliminating secretion, to improve abnormal breathing conditions, to maintain bronchial hygiene, to prevent accumulation and movement of pulmonary secretion, and to enhance mechanism of cough. मतलब इसमें ये है कि जो वेंटिलेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए बढ़ाने के लिए, और जो भी उसका चेस्ट है या फिर थोरेसिक स्पाइन है उसको विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विश्राम बढ़ाने के लिए, तनाव को दूर करने, एंजाइटी को दूर करने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं इसका पर्पस उद्देश्य होते हैं। इसके इंडिकेशन जो संकेत हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सिस्टिक फिब्रोसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एटिलेटिस होता है, लंग एब्सकस होता है, निमोनिया, एक्यूट लंग डिसीज फॉर पेशेंट विद हाई स्पाइनल कॉर्ड, COPD हो सकता है, और आफ्टर थोरेसिक और एब्डोमिनल सर्जरी एज अ रिलैक्सेशन प्रोसेस। ये सब इसके जो है इंडिकेशन संकेत हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के। इसमें टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम जो है एक एसेंशियल मसल ऑफ ब्रीदिंग है जिसको रेगुलेट्स करता है ब्रीदिंग में, और वो इनवॉलंटरी लेवल होता है। A patient जब taught how to regulate breathing by using diaphragm effectively and accessory muscles relaxation। जब पेशेंट जो है रेगुलेट ब्रीदिंग करता है वो यूजिंग डायफ्राम को इफेक्टिवली यूजिंग करता है, तो जो एक्सेसरी मसल्स है वो रिलैक्सेशन का हो जाता है। ग्लोसोफ्रेंजियल ब्रीदिंग होती है। इट इज़ एन एक्टिव फिजियोथेरेपी प्रोसीजर टू परफॉर्म बाय दोज हु डिपेंड ऑन मैकेनिकल रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इंक्लूड इनटेक ऑफ एयर इन लंग्स एंड देन यूजिंग द टंग ऑफ द प्राइमरी ब्रीदिंग ऑर्गन। ये जो होता है ये एक फिजियोथेरेपिक प्रोसीजर्स होता है, प्रक्रिया होती है जो कि परफॉर्म होती है बाय दोज हु डिपेंड ऑन मैकेनिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो है ये यूज़ होती है, सपोर्ट करा जाता है इसको, जिसमें इंक्लूड होते हैं इनटेक ऑफ एयर इन लंग्स। इसमें इन लंग्स को जो है वो एयर को इनटेक किया जाता है लंग्स में, एंड देन यूजिंग द टंग एज अ प्राइमरी ब्रीदिंग ऑर्गन जो है वो यूज़ की जाती है। परसुएड लिप ब्रीदिंग है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ईजी वे टू रेगुलेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में ये ईजिली यूज़ होती है। इट स्लोज डाउन द ब्रीदिंग स्पीड। इसमें स्लोली जो है ब्रीदिंग स्पीड होती है, एंड मेक्स ईच ब्रेथ मोर प्रोडक्टिव। और हर एक जो उसकी ब्रीदिंग सिस्टम होता है, ब्रेथ जो होती है बहुत मोर प्रोडक्टिव होती है। इट इम्प्रूव वेंटिलेशन। इसमें वेंटिलेशन का जो है इम्प्रूव सुधार करता है। रिलीज ट्रैप्ड एयर इन द लंग्स, और फेफड़ों में जो फंसी हवा है उसको छोड़ता है। एंड कीप्स द एयरवे फॉर लॉन्ग ओपन फॉर लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो खुला रहता है। और जो इम्प्रूव सांस लेने की जो दिक्कत है वो सांस लेने की जो गति है वो धीमी करने के लिए सांस छोड़ता है। एंड रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कॉज जनरल रिलैक्सेशन। उसको जो सांस की तकलीफ उसमें राहत मिलती है और सामान्य रिलैक्सेशन का कारण बन जाता है। इसमें कफिंग एक्सरसाइज। द मोस्ट एसेंशियल लंग डिफेंस मैकेनिज्म इज कफिंग विच इज स्पेशली अफेक्टेड इन COPD। फेफड़ों में सबसे जो आवश्यक डिफेंस मैकेनिज्म है वो है खांसी होती है, जो मतलब मोस्टली जो अफेक्ट करती है COPD पर प्रभावित होती है, मतलब कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज पर ये जो है अफेक्ट करती है। Nasal passage help in warming and humidifying inhaled air and trapping the dirt particle and germs. Even very foreign substance make the airway down the line. Coughing work to remove such unwanted substance from the bronchial tubes. इसमें क्या होता है जो ये नेसल पैसेजवे जो होता है उसमें हेल्प करता है कि वायु जो गर्म और गंदगी जो नाड़ों में जो फंसाने में जो मदद करते हैं, और फिर उसको
कुछ अनवांटेड फॉरेन जो होते हैं वो नीचे अपना रास्ता बनाते हैं। उसके बाद में जो कफिंग जो वर्क करता है उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम द कहाँ से ब्रोंकियल ट्यूब्स के जो पदार्थ हैं उसको निकालने का काम करती है। जो खांसी की जो कफिंग का जो वर्क है वो अनवांटेड सब्सटेंस को ब्रोंकियल ट्यूब से निकालने में काम करती है। तो ये हमारा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।